So last year I did a video on comparing the study abroad policies in US, Europe, UK, Canada, Australia, etc. And it was one of our most watched videos. But अगर अभी भी आप वही video देख के apply कर रहे हो for 2027, then you are using outdated information because पिछले एक साल में ही इतना कुछ change हो गया है. वीज़ा पॉलिसीज़ अपडेट हो गई हैं, कहीं नए एग्ज़ाम्स आ गए हैं, स्टडी वर्क परमिट के रूल्स चेंज हो रहे हैं. सो यू नीड टू फिर से देखना पड़ेगा कि इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है स्टडी अब्रॉड को लेके, सो दैट आप डिसाइड कर सको कि आपको किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए एंड आपके लिए बेस्ट आउटकम कहाँ से आ सकता है. सो आज सारी इन्फॉर्मेशन जुलाई अगस्त 2026 तक की स्टडी करके आई एम अपडेटिंग दिस वीडियो कि व्हाट आर द लेटेस्ट स्टडी अब्रॉड पॉलिसीज, प्रोज एंड कॉन्स फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड केयरफुली कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है. ऑल दिस ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो. कीप वॉचिंग. Hey guys, welcome back to the channel. This is Nishtha from Scholar Strategy and 24 North Star. So I'll mainly focus on US, UK, Germany, Australia, Canada, which are the biggest destination for Indians. Just a quick reality check before we dive in. Every single one of these countries has tightened something in the last 12 months, and this is not a coincidence. I feel कि हर country में governments are responding to the same political pressure. Control immigration numbers, protect domestic people, protect the job market, and international students often end up getting caught in between all this. इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडिंग अब्रॉड नो लॉन्गर मेक सेंस. इसका मतलब ये है कि 2025 की कैलकुलेशन अब काम नहीं करेगी. सो चलिए कंट्री बाय कंट्री देखते हैं कि क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली how does it impact you. Okay, so let's start with US because that's what most of the people are interested in, and the biggest news here for US was in last year was the H1B reform. So इस साल Trump introduced a new form of H1B lottery जिसमें your odds of getting selected are also tied to your wage level. जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा आपकी H1B मिलने की probability. So if you want to build a career in US, you should pick your area of study or major not just according to your interest but also what will get you better salaries and better chances of H1B visa in the lottery. Second change was around F1 visas जिसमें USCIS ने duration of status system हटा दिया है and they have changed that with a fixed exit date of your F1 वीज़ा. मतलब आपका F1 वीज़ा एक सर्टेन डेट पे स्टेटस ख़त्म हो जाएगा. ये डेट होगी या तो एंड डेट ऑफ योर I-20 प्रोग्राम या मैक्सिमम 4 years. और एक बार ये एंड हो गई तो आप लीगली यूएस में सिर्फ 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड है विच हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 60 days. सो ये थोड़ा सा टाइट किया है उनने कि आप कितना लॉन्ग स्टे कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, एंड स्पेशली फॉर PhD स्टूडेंट्स या कुछ जिनका प्रोग्राम ज़्यादा लंबा रन करता है 4 years से भी ज़्यादा, दे हैव टू फाइल अगेन टू मेंटेन देयर स्टेटस. सो दैट्स अनदर कॉम्प्लिकेशन. STEM OPT में गुड न्यूज़ है कि STEM OPT रिमेन्स अनचेंज. टोटल वर्क ऑथराइजेशन अभी भी वही है, 12 months नॉर्मल OPT प्लस 24 months का STEM एक्सटेंशन विच इज़ 3 years टोटल स्टडी वर्क परमिट. आप ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल तक US में काम कर सकते हैं फॉर STEM फील्ड्स. अदर फ्रिक्शंस, इन पर्सन वीज़ा इंटरव्यूज़ आर नाउ मैंडेटरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल F1 एप्लीकेंट्स. वेवर पॉलिसी हैज़ बीन नैरोड सिग्निफिकेंटली एंड जनवरी 2026 से कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी कर दिए गए हैं. और एक छोटा लेकिन रियल कॉस्ट ऐड कर दिया गया है $250 का वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ी कह के. सो इट हैज़ जस्ट मेड इट मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडियंस टू अप्लाई फॉर US स्टूडेंट वीज़ा एंड उसमें इट रिमेन्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव टू गेट इन स्टिल. माई ऑनेस्ट टेक फॉर US इन 2026 वुड बी जॉब मार्केट अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा है. सैन फ्रांसिस्को हो या न्यूयॉर्क सिटी हो, दे स्टिल हैव more tech jobs than most countries combined. सैलरी सीलिंग अभी भी अनमैच्ड है, लेकिन रिस्क भी शिफ्ट हो गया है. पहले रिस्क था क्या मुझे जॉब मिलेगा, अब रिस्क है क्या मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी जो इस नए वेटेड सिस्टम में सर्वाइव कर पाए. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप एक स्ट्रॉन्ग स्कूल से हो, इन डिमांड स्किल्स है,
यूएस अभी भी नंबर 1 है. अगर आप बॉर्डर लाइन प्रोफाइल हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा कि यूएस आपके लिए सही है या नहीं. Let's talk about UK now. There has been 3 news updates in between that I will cover. Firstly, सबसे बड़ा चेंज है जो ग्रेजुएट राउट की ड्यूरेशन की बात हो रही है एंड ये चेंज बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा है, तो आई डोंट नो फाइनली कब इम्प्लीमेंट होगा, बट एज ऑफ नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि 1 जनवरी 2027 से अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपको जो स्टडी वर्क परमिट का ड्यूरेशन होता है दैट विल बी नाउ रिड्यूस्ड फ्रॉम, जो आपको 2 years का विंडो मिलता था टू फाइंड अ जॉब, उसको रिड्यूस करके 18 months का कर देंगे. दैट इज बिग, बट वो कब होगा, लेट्स सी. सेकेंडली, फाइनेंशियल प्रूफ बढ़ा दिया गया है बिकॉज थिंग्स हैव बीन प्रिटी एक्सपेंसिव. नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स नाउ यू हैव टू शो एटलीस्ट £1,500 पर मंथ अगर आप लंदन में हैं एंड £1,100 पर मंथ आउटसाइड लंदन. ये पहले से बढ़ा दिया गया है. एंड थर्डली, एक नया कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है 2025 बजट में, विच इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओनली. अ फी ऑफ £925 पर स्टूडेंट पर ईयर ऐड किया जाने वाला है. ना ये डायरेक्ट कॉस्ट अभी तक आपको नहीं था, लेकिन वी फील कि यूनिवर्सिटीज़ कैन पास दिस टू यू एज पार्ट ऑफ देयर ट्यूशन फी. Now let's talk about overall UK visa का numbers. तो study visa applications have sharply reduced in UK. Like January 2026 alone में 31% का ड्रॉप था. और बहुत सारे लोग ये भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि 2024 में जो डिपेंडेंट्स को बैन कर दिया था यूके ने, यू कैन नॉट ब्रिंग योर मैरिड पार्टनर्स और समबडी, सो इसके कारण बहुत सारी जो एशियन फैमिलीज हैं वहाँ पे उनके एप्लीकेशन में अराउंड 84% का कोलैप्स हुआ है. सो वॉट इज़ माई टेक ऑन यूके? आई वुड से कि अगर अभी भी आपको फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, जो कि मिल सकती है यूके में, देन इट स्टिल मेक सेंस इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी. That if I'm completely funded to study at Imperial College London, sure, why not? But if you're thinking of self-funding your education and going there and trying to get a good ROI by finding a job there, I think उस पे थोड़ा सा question mark है because job market भी questionable है UK में. So UK is not my high on my choice list for 2027. Which brings me to the next country, which is Germany. It is on target of all ambitious and talented Indian students this year. The core pitch remains the same. Most of the public universities are still charging zero tuition fee. This is one country where you can graduate with absolutely no debt and paying lower fee than India itself. But there has been one massive change in Germany's admission screening process this year, and that is they have introduced a completely new aptitude test called DMAT, which is Digital Master Test. This is a 3.5 hour long computer based aptitude test which tests your analytical and reasoning ability. This is an additional step towards the APS certificate. So, this does not replace the APS, you still need that whole process. This is just a new step within that. And ये किसके लिए लगेगा? This is applicable to people applying for master's level courses in engineering, commerce, or business kind of courses when you're trying for summer 2027 or later intake. इसका fee is around €150, which is 16,000 rupees. So yes, that is an added cost to German application, but that's not the main thing. Rest all the details remain same, like APS fee, blocked account, everything else is working the similar way. Post study work window is still 18 months. However, my take is that DMAT, although is not a big deal breaker, it does not even apply for PhD or bachelor students. But this is a signal from Germany because that is also started treating Indian students like US, UK, Australia, etc. And they're tightening their screening process. So, how long will Germany remain tuition free and so approachable for Indian students is a question mark, and this is why I keep saying that there's no point in unnecessarily delaying your study abroad plans because each country is tightening their policies little by little. Next country is Australia, and यहाँ पे भी massive change है, especially around their visa fee. इन वन लाइन इफ आई हैव टू समराइज, ये अब दुनिया का सबसे महंगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सिस्टम बन चुका है. लेट्स सी व्हाट फी हैज़ बीन इंक्रीज दिस ईयर. सो फर्स्ट, स्टूडेंट वीज़ा फी has been increased from 2,000 Australian dollars to 2,500.
But the real shock has come for the temporary graduate visa, which is like your post study work permit. And this has been increased thrice in this year alone. एक नहीं, दो नहीं, 3 बार फीस बढ़ाई गई है इस साल. लास्ट ईयर तक इसकी फीस होती थी $2300 which is now $5750 दिस मीन्स ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अब कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड के इक्विवेलेंट वीज़ा से 2 से लेके 10x तक ज़्यादा महंगा कर दिया गया है. सेकेंडली, फाइनेंशियल प्रूफ हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड. अब आपको $29,000 पर ईयर दिखाना पड़ेगा. इंग्लिश रिक्वायरमेंट में यू नीड अ मिनिमम 6 पॉइंट स्कोर ऑन योर IELTS नाउ. Work rights are still solid, so during your education you can still keep working for 24 hours per week and unlimited hours during your semester break. Post study duration is still lucrative. Masters graduates get 2 years and PhD को 3 years का post study work permit मिलता है. However, कुछ positive news भी है. ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेशनल प्लानिंग लेवल NPL मतलब नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल इनटेक टारगेट को बढ़ा दिया है फ्रॉम 2,70,000 to 2,95,000. मतलब दे वांट मोर स्टूडेंट्स, but from the fee increase we can say that they want richer students. They want students who are more committed to staying in Australia for the long term. मतलब PR अगर आप genuinely चाहते हैं तभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचिए. It's no longer a country where you can just go and do a trial and error approach because it is becoming more and more expensive. And the last country is Canada. The worst change is that they continue taking lesser and lesser students every year. So 2024 में total 4,85,000 study permits दिए थे. 2025 में 4,37,000. 2026 में सिर्फ 4,08,000 study permits दिए हैं, जिससे it is clear that they want fewer students. Financial proof की requirement भी बढ़ा दी गई है. And if you are a married student, then note this, that if you want a work permit for your spouse as well, then you can request that only if you're going for master's or PhD studies. Only reason you might want to consider Canada is still it can be a backdoor entry into the US. It's closer to the North American market. Many countries are open to hiring students or applicants from Canada as well. So that it remains the most positive thing about Canada. Other than that, the country is really tightening their policies and they don't want a lot of students, especially Indian students. So that was my quick summary. But as we can see, every country is tightening their policies. कुछ ना कुछ हो रहा है. एंड बहुत दिनों तक स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी शायद रहेगी भी नहीं. आई थिंक जर्मनी इतना जेनरस नहीं रहेगा. दे विल ऑल्सो स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंस्ट्रेंट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है. सो ये जो PR पाथवे कहीं कहीं है, फ्री ट्यूशन है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी. प्लस वी नो कि रुपीज़ डेप्रीशिएटिंग फास्ट. सो जितना लॉन्गर आप वेट करोगे उतना स्टडी अब्रॉड आपके लिए अनअफोर्डेबल होता जाएगा. सो माई जेन्युइन एडवाइस इज स्टडी ऑल द कंट्रीज, ऑल द पॉलिसीज एंड ऑल, डिसाइड what works for you and go ahead with it. Don't delay the decision too much. And if you need my help in making your study abroad dream come true, then I'm leaving the links and more information in the description box below as to how you can work with me and my team. Alright, I hope this was helpful. If it was, then please don't forget to hit the like and subscribe button. It really helps me with the YouTube algorithm because I want to keep creating genuine content like this. So I will come up with something new next time. Until then, take care. Bye-bye.